वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अक्षय गोले ने और वीडियो का टाइटल है इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट वर्सेस पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अनबायस्ड कंपैरिजन इन हिंदी। वैसे यूजली हमें यही बोला जाता है कि हम कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं देखें, लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों ने इसलिए चूज की कि हम लोगों को भी पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में पता चलेगा हमें इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स की हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स का हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एनीवे, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के आने वाले 5 मुख्य मेगा प्रोजेक्ट्स को, जो इन दोनों ही देशों को भविष्य में एक मेजर इकोनॉमिकल बूस्ट दे सकते हैं। दोनों देशों के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इन देशों को तरक्की के रास्ते पर एक और कदम आगे लेकर जाएंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले शायद कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि मैं फिर से पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूं। इस बार कंपैरिजन की वजह असल में अलग है। मुझे कुछ समय से पाकिस्तानी व्यूवर्स के बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताओ। तो मुझे लगा कि एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने से अच्छा है कि क्यों ना दोनों ही देशों के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को ही कंपेयर कर दिया जाए, ताकि ये पता लग सके कि कौन सा देश कहाँ खड़ा है। उम्मीद है मेरे प्यारे भारतीय व्यूवर्स इस चीज़ से गुस्सा नहीं होंगे। खैर, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि दोनों ही देशों में कौन से मुख्य मेगा प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, पाकिस्तान कराची मेट्रो बस सिस्टम। कराची का मेट्रो बस सिस्टम हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रहेगा। जो भारतीय व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि जैसे इंडिया में मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, वैसे ही पाकिस्तान में मेट्रो बस सिस्टम बनाया गया है, जो वहाँ पर आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले काफ़ी सेफ और फास्ट माना जाता है। दिल्ली या इसके आसपास रहने वाले अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे डीटीसी बसेस दिल्ली में चलती हैं, लगभग उसी तरह की मेट्रो बसेस पाकिस्तान अपने मेट्रो बस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करता है। लाहौर में पहले से ही मेट्रो बस सिस्टम उपलब्ध है, जिसमें करीबन 27 स्टेशन हैं और एक ऐसा ही मेट्रो बस सिस्टम कराची में भी जल्द शुरू होने जा रहा है। ये रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो करीबन 112 किलोमीटर लंबा होगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें 5 अभी प्रपोज की गई हैं, जिसमें से 2 का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और कुल 90 स्टेशन इस पूरे नेटवर्क में हो सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट की मालिक होगी, जो 18 ग्रीन लाइन बसेस इस पूरे रूट पर चलाने की तैयारी कर रही है। ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो पाएगा इसकी अभी खैर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ प्लान्स अभी भी प्रपोज्ड हैं, जिनको कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी अप्रूवल मिलना बाकी है और फिर जाकर के ही कहीं उन पर काम शुरू हो सकता है। नंबर 5, इंडियाज सागरमाला प्रोजेक्ट। 120 मिलियन डॉलर यानी करीबन 8 लाख करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया ये भारत सरकार का एक बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट साल 2015 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में साउथ में नए मेगा पोर्ट्स बनाए जाएंगे और साथ ही पुराने पोर्ट्स का आधुनिकीकरण भी होगा। इसके साथ 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स भी तैयार की जाएंगी। साथ ही उन पोर्ट्स तक अच्छे से एक्सेस करने के लिए हाईवेज और रेल मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे व्यापारी आसानी से और कम खर्चे में अपने सामान को नज़दीकी पोर्ट तक पहुंचा पाएंगे। उम्मीद है कि इस पोर्ट के तैयार हो जाने के बाद इसमें कुल 1 करोड़ नई जॉब्स जनरेट हो सकती हैं और इसके पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद ये भारतीय इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचाएगा और कुछ प्रतिशत का उछाल भी हमें भारतीय इकोनॉमी में इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। नंबर 4, पाकिस्तान बहरिया आइकन टावर्स। बहरिया आइकन टावर्स एक स्काईस्क्रेपर कॉम्प्लेक्स है, जो कि बहरिया टाउन डेवलपर्स द्वारा कराची पाकिस्तान में बनाया जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2008 में शुरू हुआ था और
इसी साल इसके कंस्ट्रक्शन की ख़त्म हो जाने की उम्मीद है। ये 62 मंजिल ऊंची इमारत होगी जिसका इस्तेमाल होटल्स, ऑफिसेज, रेसिडेंशियल सभी तरीकों से किया जाएगा। 300 मीटर की ऊंचाई के साथ ये बिल्डिंग साउथ एशिया में मुंबई के रॉयल स्काईस्क्रैपर के बाद दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। 62 मंजिल ऊंचाई के साथ साथ इसमें 7 फ्लोर्स जमीन के नीचे भी बनाए जाएंगे, जो इसे पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएगा। इसे बनाने में करीबन 162.5 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है। मतलब शायद इसके अपार्टमेंट्स भी आम जनता के लिए कहीं ना कहीं थोड़े महंगे जरूर होंगे। नंबर 4, इंडियाज नमस्ते टावर। मुंबई महाराष्ट्र में जैगवार बिल्ड आइकन द्वारा ये 316 मीटर ऊंची स्काईस्क्रैपर बनाया जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2011 में शुरू हुआ था और 2022 तक इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है। पूरा हो जाने के बाद यह भारत में अपनी जैसी इकलौती इमारत होगी, क्योंकि इसका डिज़ाइन सबसे अलग होगा। इसे आटकिंस दुबई द्वारा डिज़ाइन करवाया गया है और इसके पूरी बिल्डिंग को 2 हाथों की शेप दी गई है जो नमस्ते करते वक्त बनती है, इसीलिए इसका नाम भी नमस्ते टावर है। इसमें कुल 63 फ्लोर्स होंगे जो कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह से इस्तेमाल में लिए जाएंगे। इसकी लोकेशन भी मुंबई के समुद्री तट से काफ़ी नज़दीक होगी, जिस वजह से इसके अपार्टमेंट से नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। 63 मंजिल ऊंचाई के साथ साथ इसमें 3 फ्लोर ज़मीन के नीचे बनाए जाएंगे, जो पूरा होने के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड 1 टावर, ऑर्चिड टाउन व्यू 1, ऑर्चिड टाउन व्यू 2 जो बलैस, रॉयल और नमस्ते टावर से ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वो फिलहाल अभी होल्ड पर हैं और जिस दिन ये कंप्लीट होंगे उस दिन नमस्ते टावर 5वें स्थान पर खिसक जाएगा। नंबर 3, पाकिस्तान क्रिसेंट बे, कराची। क्रिसेंट बे 108 एकड़ में फैला कराची में समुद्र किनारे बन रहा एक अपस्केल मिक्स्ड वन प्रोजेक्ट है। इसके तहत उस जगह पर बड़े और मीडियम साइज के रेसिडेंशियल और कमर्शियल टावर्स बनाए जाएंगे, जिनमें एक शॉपिंग मॉल और एक 5 स्टार बीच फेसिंग होटल भी शामिल होगा। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और इसमें कुल 4000 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में करीबन 2.4 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा और ये पाकिस्तान में चल रहे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका इसी साल यानी 2020 में पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के चलते ये शायद थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन पूरा बनने के बाद ये कराची के लोगों के लिए अपने आप में ही एक नया शहर होगा, क्योंकि उसी बे के अंदर लग्जरी अपार्टमेंट से लेकर पार्क्स, मॉल्स, गोल्फ कोर्स, कैफ़े, आउटलेट्स जैसी वो लगभग सभी चीज़ें होंगी जो कि एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है। नंबर 3, इंडियाज़ ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ढोलेरा स्मार्ट सिटी। भारत के गुजरात में तैयार हो रही है ढोलेरा स्मार्ट सिटी, जो बहुत जल्द एक नया मेजर इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्मार्ट सिटी तैयार की जा रही है और दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शायद यही ढोलेरा स्मार्ट सिटी पहला इन्वेस्टमेंट रीजन बन सकता है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के मामले में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होगी और आज के शंघाई, सिंगापुर, दुबई को काफ़ी हद तक टक्कर देने में कामयाब रहेगी। कमर्शियल हब्स के साथ साथ ढोलेरा में लग्जरी अपार्टमेंट्स, बंगलोज और मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे। ढोलेरा पूरी तरह से फंक्शनल होने के बाद अपने आप में ही एक काफ़ी बेहतर शहर होगा जो अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा करने में सक्षम होगा। साथ ही काफ़ी ज़मीन ढोलेरा में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एलोकेट की गई है। पूरा बनने के बाद आईटी फील्ड के साथ साथ टूरिज्म की मदद से भी ढोलेरा काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि आप खुद भी ढोलेरा घूमने के लिए ज़रूर जाओगे अगर एक बार वो स्मार्ट सिटी पूरी तरह से तैयार हो गई तो। नंबर 2, पाकिस्तान पोर्ट टावर कॉम्प्लेक्स, केपीटी टावर, कराची। केपीटी टावर से मशहूर ये पोर्ट टावर कॉम्प्लेक्स एक 593 मीटर ऊंचा स्काईस्क्रैपर है जो कि सिंध, कराची में बनेगा। ये फिलहाल तो अभी सिर्फ एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कमर्शियल, रेसिडेंशियल और काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है।
इस बिल्डिंग में कुल 130 फ्लोर्स होंगे। इस प्रोजेक्ट पर प्लानिंग साल 2007 से ही चल रही है, लेकिन अभी भी ये फिलहाल एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ही है। साथ ही इस टावर के अलावा भी 3 बिल्डिंग्स और बनेगी जिनकी ऊंचाई 84 मीटर, 102 मीटर और 118 मीटर की अच्छा होगी डिजाइन। और ये तीनों ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की तरह काम में ली जाएंगी। और क्योंकि ये बिल्डिंग समुद्र यानी अरेबियन सी के बेहद नज़दीक बन रही होंगी, जिस वजह से इनके अंदर के लग्जरी अपार्टमेंट से अरेबियन सी का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को ज़रूर मिलेगा। खैर, ये प्रोजेक्ट कब शुरू होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी अड़चन हो सकती है वो है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 3.5 बिलियन डॉलर्स की राशि कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। नंबर 2, इंडियाज़ वृंदावन चंद्रोदया मंदिर। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी वृंदावन में बन रहा है श्री कृष्ण वृंदावन चंद्रोदया मंदिर, जो कि इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर को बनाने में करीबन 300 करोड़ रुपयों की लागत आएगी, जो 42 मिलियन डॉलर्स बनता है। इस मंदिर को ISKCON यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बेंगलोर द्वारा प्लान किया गया था। इस मंदिर की कुल ऊंचाई करीबन 700 फीट है, जो 5,40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बनेगा। इसके साल 2024 में पूरा हो जाने की उम्मीद है। मंदिर के आसपास एक हेलीपैड, कृष्णा हेरिटेज म्यूजियम, कैंटीन, फूड कोर्ट्स, इंटरनेशनल आउटलेट्स, पार्क्स, 12 एकड़ की पार्किंग, वृंदावन चंद्रोदया मंदिर थीम पार्क और नाइट सफारी आदि बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें एक व्यूइंग टावर भी होगा, जहां से टेलीस्कोप की मदद से लोग पूरे वृंदावन, आगरा और यमुना को एक साथ देख सकेंगे। साथ ही मंदिर के अंदर सनातन धर्म के पुराने वेदों और उपनिषदों द्वारा बताए गए प्लैनेटरी सिस्टम, यूनिवर्स, देवलोक, पाताल लोक और देवी देवताओं का दर्शन भी करवाया जाएगा। ISKCON का कहना है कि इसके लिए वो 4th डायमेंशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने किस टेक्नोलॉजी को 4D टेक्नोलॉजी का नाम दिया है और एग्जैक्टली वो ये काम कैसे करेंगे ये तो मंदिर पूरा होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्योंकि इसका निर्माण ISKCON द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और साथ ही हर रात मंदिर द्वारा नाइट सफारी का भी आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें वो मंदिर के आसपास ब्रज के जंगलों में नाइट सफारी करवाएंगे। मॉडर्न आर्किटेक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजीज और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होने की वजह से ये पूरा होने के बाद अपने आप में ही एक अनोखा संसार होगा। तो इसके तैयार हो जाने के बाद यहाँ जाने का एक डेडिकेटेड प्लानिंग तो आपको भी ज़रूर करनी ही पड़ेगी। नंबर 1, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC प्रोजेक्ट। तो हैरानी नहीं हुई होगी किसी को भी, क्योंकि पाकिस्तान का CPEC नंबर 1 पर आना ही था। खैर, ये पाकिस्तान का अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें पाकिस्तान और चाइना साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस कॉरिडोर में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो साल 2013 से ही पाकिस्तान में चल रहा है। CPEC का मुख्य फ़ायदा पाकिस्तान को इस तरह मिलेगा कि इससे पाकिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पूरा होगा। उनकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत ज़रूर होगी, क्योंकि इसके तहत काफ़ी एनर्जी प्रोजेक्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। CPEC कॉरिडोर लगभग पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इसके तहत बन रहे हाईवेज और रेल मार्ग सीधे ग्वादर और कराची के सी पोर्ट्स को नॉर्दर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न चाइना और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट इस वक्त करीबन 70 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जोन्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर कई चीज़ें शामिल होंगी। तो पाकिस्तान से जितने भी मेरे व्यूवर्स ने मुझे ये कमेंट किया था और मेल पे ये चीज़ भेजी थी कि आप CPEC के बारे में नहीं जानते, आपको उसके बारे में नहीं पता है कि CPEC की मदद से पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है और इसलिए आप अपनी वीडियोस में कभी CPEC का जिक्र नहीं करते, तो मैंने आपके लिए CPEC पर थोड़ी जानकारी दे दी है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के उन व्यूवर्स ने जिन्होंने ये कमेंट किया था कि CPEC बनने के बाद भारत की काफ़ी सारी कंपनीज भी पाकिस्तान चली जाएंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि दिल्ली मुंबई के बीच एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जिसकी लागत है 90 बिलियन डॉलर और वो भारत अकेले बना रहा है। तो क्या अब भी कंपनीज जाएंगी?
और ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसर्च करते वक्त इंटरनेट पर भी मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली कि सीपैक से भारत डर गया है, क्या सीपैक से भारत जल रहा है। तो हमें उससे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉरिडोर को एक कॉरिडोर की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। मेरी बातें किसी को बुरी लगें तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान को भी ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि सीपैक पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर आगे बढ़ाएगा, लेकिन पाकिस्तान को सीपैक को सिर्फ एक कॉरिडोर की तरह ही देखना चाहिए, उसे भगवान नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि एक देश के डेवलपमेंट के लिए एक कॉरिडोर के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। आपकी सरकार सीपैक पे काम कर रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार से ये भी बोलो कि इस कॉरिडोर के अलावा भी हमें और भी डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि एक कॉरिडोर वहाँ की आम जनता के पेट में रोटी नहीं पहुँचाएगा। और जहाँ तक बात है मुझे मिले उन मेल्स की जिसमें ये कहा गया था कि भारत सीपैक पर दखल दे रहा है, तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि वो सीपैक भारत और पाकिस्तान के उस डिस्प्यूटेड कश्मीर की टेरिटरी से होकर जा रहा है जिस पे भारत और पाकिस्तान दोनों अपना दावा करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन शिमला एग्रीमेंट को भी तोड़ता है, जिस वजह से भारत ने हमेशा से ही इसका विरोध किया है। बाकी अगर कोई प्रोजेक्ट आपकी देश के लिए अच्छा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उससे डायरेक्टली ही नहीं सही इनडायरेक्टली हर किसी का फ़ायदा होगा। इससे आपकी भी तरक्की होगी और कहीं ना कहीं हमारी भी। नंबर 1, इंडियाज़ महाराष्ट्र ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में आपको बहुत जल्द एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देखने को मिल सकती है। $70 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा ये प्रोजेक्ट भारत और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बना रहे हैं। कुछ समय पहले भारत की सऊदी अरेबिया के साथ डील हुई थी, जिस मुताबिक भारत में सऊदी अरेबिया और भारत की कंपनीज मिलकर एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट का काम शुरू करेंगे। इसमें सऊदी अरेबिया के अरामको और अबू धाबी की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तैयार करने जा रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अलावा भी आने वाले समय में हो चुकी डील्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया करीबन $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकता है। ये ऑयल रिफाइनरी भारत के लिए काफ़ी हद तक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसको शुरुआत में महाराष्ट्र में रत्नागिरी में लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पर इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था और इसका कारण था वहाँ की हरियाली। लोगों का सरकार को कहना था कि ये ऑयल रिफाइनरी यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। साथ ही रत्नागिरी अपने हाफूज आम के लिए भी काफ़ी मशहूर है और पूरी दुनिया में वहाँ से आम एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रिफाइनरी लगाने के लिए सरकार को उन ज़मीनों को भी लेना पड़ता जहाँ आम उगाए जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी समय तक वहाँ पर चले प्रोटेस्ट की वजह से आखिरकार सरकार को इसे रत्नागिरी से हटाकर महाराष्ट्र में रायगढ़ रोहा में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पास करना पड़ा, जिस वजह से इसके शुरू होने में अब थोड़ा और डिले हो सकता है। खैर, सरकार का कहना है कि इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ की जाएंगी, जिस वजह से पोल्यूशन कम से कम होगा और ऑयल रिफाइनरी लगभग 3 से लेकर 5 सालों के अंदर पूरी बन के तैयार हो जाएगी, जिसके बाद इसके प्रोडक्ट्स गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के काम तो आएंगे ही, साथ ही कई और चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होगा। ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाले प्रोडक्ट्स का काफ़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। बनने के बाद ये करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देंगी और अगर इसका प्रॉपर एक्सपोर्ट भी हम करवा पाए तो काफ़ी हद तक ये हमारी जीडीपी के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑयल रिफाइनरी समय से पूरी तरह तैयार हो जाए। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उस $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट में सऊदी अरेबिया और किन किन चीज़ों में भारत में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपको इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में एक अलग सी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसे आप ज़रूर देख सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए अलविदा। बात करें अगर आज की वीडियो की, तो इंडिया के हमने अभी जितने प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो तकरीबन हमने एक छोड़ के बाकी सारे देखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो CPEC के अलावा जो है मुझे किसी प्रोजेक्ट का नहीं था मालूम। मुझे भी बस CPEC के प्रोजेक्ट का पता था, इसके अलावा और किसी प्रोजेक्ट का पता नहीं था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। और सबसे पहले यहाँ पर मैं सीरियसली अप्रिशिएट करना चाहूंगी जिन्होंने वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई और वाकई में उन्होंने जस्टिफाई किया टोटली ये अनबाइस्ड वीडियो है। और जिस तरीके से उन्होंने आंसर भी दिए मुझे बहुत अच्छा लगा वो तरीका। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स की, तो खुशी मुझे इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों की जानकारी में ये चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की भी कि कराची में ये सारे प्रोजेक्ट्स अच्छा वैसे सारे हाँ मौसम ये होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जब भी मुंबई की वीडियोस देखते हैं, मुंबई में इतनी बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग्स नजर आती हैं और कराची में अगर हम देखें हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता। कराची में जो है अगर बड़ी बिल्डिंग्स है तो वो इक्का दुक्का ही है, ज्यादा वहाँ पे हमें जो है बड़ी बिल्डिंग्स नजर नहीं आती। जैसे इसमें स्क्रैपर जो है जो बहरिया टाउन का दिखाया गया, वैसे मैंने सुना था कि बनना है, लेकिन ये क्योंकि मैंने ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो बन रहा है या बन चुका है। सुना था मैंने बड़ी देर पहले, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर बाकी बात करें, जैसे एक हाउसिंग सोसाइटी पूरी बन रही है, एक यानी कि पूरा शहर ही कराची में आबाद हो रहा है, तो इससे पहले पाकिस्तान में जल्दी कंप्लीट हो ताकि लोगों के पास देखने के लिए कुछ हो। और वाकई में जब आपकी कंट्री में कुछ इस तरीके की प्रोग्रेस होती है तो लोगों को अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कराची, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है मौजम, कराची में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कराची में बिजनेस अगर आप देखा जाए तो कराची में ही आई थिंक ज्यादा होता है बिजनेस वगैरह। बिल्कुल सब कुछ कराची में है। और पाकिस्तान की अगर यहाँ पे बात की तो पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर लोग यानी कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन से मुराद ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यानी कि जो छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटीज हो गई उन्हें देख लिया जाए, या अगर छोटे छोटे घर जो लोग बनाते हैं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान में काफी ज्यादा इन है। लेकिन अगर इन मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, तो मेरा जहां तक ख्याल है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी को एक बहुत वो कहते हैं ना प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो समझा जाता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल समझा जाता है। और दूसरा ये कि मुझे जो जितनी भी बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हैं कराची के, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। डिफरेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं और हाँ ये मैं कहूंगी कि जहां पर भी बन रही हैं ये एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर होने वाले हैं, कि वहां पर जो अपार्टमेंट्स वगैरह होंगे एक मिडिल क्लास फैमिली तो कभी भी नहीं वहां पर जा सकती। इसमें कोई शक नहीं, मिडिल क्लास फैमिली जो है बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर कराची ग्रीन लाइन की बात करें, उसका पता नहीं कब वो शुरू होगी या शुरू हो चुकी है नहीं, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल होनी है। मेरा ख्याल है मुझे सुनते हुए 8-9 साल हो चुके हैं और अभी तक वो बहाल नहीं हुई। लेकिन मौसम ये ना थोड़ी ज्यादती है कराची के साथ, मुझे लगता है। देखो इतना बड़ा शहर होने के बावजूद वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा निजाम नहीं है और गंद जगह जगह पर है, जिस तरीके से हम लोग पिछले दिनों में बहुत ज्यादा देखते थे न्यूज में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराची में चलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शहर होने के नाते अगर इसी को खूबसूरत बनाया होता है, जैसे हम आज मुंबई को देखते हैं उस तरीके से बिल्डिंग्स यहाँ पर भी बनाई गई होती, फिर जैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पर होते। वैसे तो, कराची में वैसे भी काफी ज्यादा जो है ना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का सीन है। यहाँ पे अगर लाहौर में हम बात करें ना, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब जो हम स्काई स्क्रैपर्स देखते हैं वो नहीं है। लेकिन लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर में भी अपार्टमेंट्स का सीन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब आके लाहौर में भी ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया। वही बात हुई, घरों में रहते हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जो बड़े बड़े होते हैं ना लोग, वो ट्रेंड सेट करते हैं, ट्रेंड चेंज करते हैं। तो लाहौर में भी जो है अब देखने में आ रहा है कि काफी ज्यादा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। अरे बन तो रहे ना, ट्रेंड इसी तरह ही चेंज होता है ना। लग्जरी अपार्टमेंट इस तरह के अपार्टमेंट्स नहीं है कि जैसे कि इंडिया में देखो ना कि आप मिडिल क्लास फैमिली भी जो उनसे अपार्टमेंट्स में रह रही है, तो वो वाला ट्रेंड भी यहाँ पर आता है, तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन आएगा जरूर। और यहाँ पे इंडियन एक प्रोजेक्ट की बात करना चाहेंगे, महाराष्ट्र ऑयल रिफाइनरी की। तो ये हमें बिल्कुल नहीं था पता, ये हमें अब पता चली है। और इसमें मुझे जो सबसे अच्छी चीज जो लगी है, जिस एरिया में ये पहले लग रही थी वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि
वाकई में नेचर को हार्म करेगी ये चीज तो, लेकिन अच्छी चीज ये कि गवर्नमेंट ने बात सुनी भी। गवर्नमेंट ने बात सुनी, गवर्नमेंट ने उसके लिए जो है दूसरी जगह भी अलॉट कर दी, और लाजमी बात है उसने आपको ऐसी जगह अलॉट की होगी जहाँ पे इतनी यानी कि मसले मसाइल उन्हें ना हो, जो हो वहाँ पे कंप्रोमाइज हो सके। और नो डाउट एक इंडस्ट्री बनानी है या आपने कुछ भी बनाना है तो आपको एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आगे ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, और हम जो जंगलात है वो भी काट देंगे तो फिर पीछे बचेगा क्या। तो ऑलरेडी ये जो हम लोगों ने इतना ज्यादा खराबियां की है ना नेचर के साथ, वो हम लोग इस साल में बहुत भुगत रहे हैं, तो मेरा ख्याल में अभी और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, जब ऑयल रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट आया था ना तो मेरे जहन में अरामको ही आया था, और फिर उन्होंने खुद भी बीच में बोल दिया कि सऊदी में सबसे बड़ी कंपनी ही वही और है। पता है क्या मौसम, एक चीज ये कि जब आप मतलब रात के टाइम ना बहुत खूबसूरत व्यू होता है रिफाइनरी जो वहां पर प्लांट्स लगे होते हैं, क्योंकि ऐसे वो आग निकल रही होती है बीच में से डिफरेंट जगहों से, तो वो इतना खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा भी होता है। एक जो है रिफाइनरी और दूसरा ग्रिड स्टेशन जहाँ पे लाइटिंग हुई होती है। अच्छा, वो तो ग्रिड स्टेशन से भी ज्यादा अच्छा लगता अच्छा? है, हाँ, क्योंकि इसमें तो पता है ना आग निकल रही होती है तो वो हर जगह से, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे सितारे हैं बहुत सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इसके बाद हम बात करें वृंदावन चंद्रोदया मंदिर की, तो ये मंदिर जो है हमने पहले भी देखा है, और तब भी हमें इसका जो एक कॉन्सेप्ट है ना बनाने का वो बहुत खूबसूरत लगा था, जिस तरह जो है ये बनाया जा रहा है। बिल्कुल बहुत ही बड़ा है, और इसमें भी हाँ इस्कॉन की तरफ से बनाया जा रहा है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया। और इसमें भी जो है रेजिडेंट्स के लिए वो जगह बना रहे थे। बिल्कुल, और ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देखने का। और यहाँ पर मैं भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये चीजें वाकई में हम लोग अगर किसी भी कंट्री में कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्योंकि हम लोगों को ना अक्सर ये ऐसे कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ जिसमें होता है कि आप इंडिया की सिर्फ अच्छी साइड दिखा रही हैं, आप उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों नहीं दिखाते। तो मेरा हमेशा से यही मानना है, इवन कि हम दोनों का, कि हम लोग आपके पास कमियां निकालने के लिए बहुत सारी चीजें देखिए हर तो मुल्क में लगता है कि ये हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सॉल्व करनी है। हम क्या नया देख रहे हैं हमने वो बता। बिल्कुल, हर कंट्री में मसले मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें जो है गवर्नमेंट सॉल्व भी करती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मसले मसाइल लेके बैठ जाएंगे ना फिर वो मसले मसाइल ही रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। मौसम ऑलरेडी इतनी नेगेटिव वही ना, तो मतलब आप एक दूसरे की खामियां निकालते रहो। और जो प्रोजेक्ट्स वाकई में अपनी अपनी कंट्री में बन रहे हैं, हम लोग यही दुआ करते हैं कि यहाँ पर बने, क्योंकि अगर इस खित्ते में तरक्की होगी तो डेफिनेटली डायरेक्टली ना सी इनडायरेक्टली तो फायदा होगा हर किसी को, जैसे कि वीडियो में भी उन्होंने बोला। तो मुझे बहुत अच्छा ये मैसेज लगा और आई एम श्योर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक हमारे चैनल पर वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।